आगे का उदाहरण ये दिखाता है कि अधिक धन बनाने की खातिर धन को दिशा देने के लिए वित्तीय बुद्धि की जरूरत होती है। अगर हम 100 लोगों को साल की शुरुआत में $10,000 दें तो मेरे हिसाब से साल के अंत में ये होगा 80 के पास कुछ भी नहीं बचेगा। दरअसल कई तो उस पैसे से नई कार, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या वेकेशन का डाउन पेमेंट देकर ज्यादा कर्ज में डूब जाएंगे। दूसरा ये होगा कि 16 उस $10,000 को 5 से 10% बढ़ा लेंगे और उनमें से 4 लोग इसे बढ़ाकर 20,000 या $1,000,000 कर लेंगे। हम कोई पेशा सीखने के लिए स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें। मेरे विचार से पैसे से अपने लिए काम कराना सीखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। हर आदमी की तरह मैं भी विलासिता की चीजों को पसंद करता हूं। फर्क ये है कि मैं उन्हें कर्ज लेकर नहीं खरीदता। ये तो आस पड़ोसियों की बराबरी करने का जाल है। जब मैं पोर्श खरीदना चाहता था तो आसान राह ये होती कि मैं अपने बैंकर को फोन करके कर्ज ले लेता। दायित्व वाले कॉलम में ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुनने के बजाय मैंने संपत्ति वाले कॉलम में ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुना। अब तो मुझे आदत पड़ चुकी है कि मैं उपभोग की इच्छा का इस्तेमाल इस तरह करता हूं ताकि ये निवेश करने की मेरी वित्तीय प्रतिभा को प्रेरित और प्रोत्साहित करे। आजकल अपनी मनचाही चीजें पाने के लिए लोग पैसे कमाने के बजाय पैसे उधार लेने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये रास्ता अल्पकाल में तो आसान होता है लेकिन दीर्घकाल में ज्यादा मुश्किल साबित होता है। ये एक ऐसी बुरी आदत है जिसमें हम फंस चुके हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी और देश के रूप में भी। याद रखें, आसान राह अक्सर मुश्किल बन जाती है और मुश्किल राह अक्सर आसान बन जाती है। आप खुद को और अपने प्रियजनों को जितनी जल्दी धन का मालिक बनने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं उतना ही बेहतर है। धन बहुत बड़ी ताकत है। दुर्भाग्य से लोग धन की शक्ति का इस्तेमाल अपने खिलाफ करते हैं। अगर आपकी वित्तीय बुद्धि कम है तो पैसा आपको जमीन पर पटक देगा। वो आपसे ज्यादा चतुर होगा। अगर पैसा आपसे ज्यादा चतुर है तो आप जीवन भर इसके लिए काम करेंगे। धन का मालिक बनने के लिए आपको इससे ज्यादा चतुर होने की जरूरत है। फिर पैसा वही करेगा जैसा आप उससे करने को कहेंगे। यह आपकी आज्ञा का पालन करेगा। इसका गुलाम बनने के बजाय आप इसके मालिक होंगे। इसी में वित्तीय समझदारी है। 9, नायक चुने, मिथक की शक्ति। बचपन में मैं विली मेज, हैंक एरन और योगी बेरा का दीवाना था। वो मेरे नायक थे और मैं उन्हीं जैसा बनना चाहता था। मैं उनके बेसबॉल कार्ड संजोकर रखता था। मैं उनके आंकड़े मुंह जबानी जानता था। RBI, ERA, उनके बैटिंग औसत, वो कितना कमाते थे और वो माइनर लीग से ऊपर कैसे आए। 9-10 साल की उम्र में जब मैं बेसबॉल खेलने के लिए मैदान में उतरता था या फर्स्ट बेस या कैचर खेलता था तो ये मैं नहीं होता था। मैं तो मशहूर बेसबॉल खिलाड़ी होने का नाटक करता था। ये वो बहुत शक्तिशाली तरीका है जिससे हम सीखते हैं, लेकिन प्रायः वयस्क बनने के बाद हम इसे खो देते हैं। हम अपने नायकों को खो देते हैं। आज मैं अपने घर के पास छोटे बच्चों को बास्केटबॉल खेलते देखता हूं। मैदान में वो छोटे जॉनी नहीं होते हैं। वो तो अपना प्रिय बास्केटबॉल नायक होने का नाटक कर रहे होते हैं। नायकों की नकल या अनुकरण करना सीखने का सचमुच शक्तिशाली तरीका है। बड़े होने के बाद आज मेरे नए नायक हैं। मेरे गोल्फ नायक हैं और मैं उनके शॉट की नकल करता हूं तथा उनके बारे में हर चीज पढ़ने की पूरी कोशिश करता हूं। मेरे डोनाल्ड ट्रंप, वॉरेन बफे, पीटर लिंच, जॉर्ज सोरोस और जिम रॉजर्स जैसे नायक भी हैं। मैं उनके आंकड़े उसी तरह जानता हूं जिस तरह के बचपन में मैं अपने बेसबॉल नायकों के ERA यानी कि अर्न्ड रन एवरेज और RBI रन्स बैटेड इन जानता था। वॉरेन बफे जिसमें निवेश करते हैं मैं उसकी निगरानी करता हूं और मैं बाजार संबंधी उनके दृष्टिकोण के बारे में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूं तथा इस बारे में भी जानना चाहता हूं कि वो शेयर कैसे चुनते हैं। इसके अलावा मैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पढ़ता हूं और ये पता लगाने की कोशिश करता हूं कि वो कैसे सौदेबाजी करते हैं तथा सौदों को अंजाम देते हैं। जिस तरह मैदान में बेसबॉल में बैटिंग करने जाते समय मैं दरअसल अपनी भूमिका में नहीं होता था, उसी तरह जब मैं बाजार में होता हूं या सौदेबाजी कर रहा होता हूं
तो मैं अवचेतन रूप से ट्रंप के साहस की नकल कर रहा होता हूं, या किसी प्रवृत्ति का विश्लेषण करते समय मैं उसे वॉरेन बफे की नजरों से देखता हूं। नायक होने से हम अपनी छिपी हुई प्रतिभा के एक जबरदस्त स्रोत का दोहन करते हैं, लेकिन नायक हमें प्रेरित करने से भी ज्यादा काम करते हैं। नायक चीजों को आसान दिखाते हैं। चीजें आसान दिखने के कारण हम भी उन्हीं जैसा बनना चाहते हैं। अगर वो ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। जब निवेश की बात आती है तो बहुत सारे लोग इसे मुश्किल बनाकर पेश करते हैं। इसके बजाय ऐसे नायक खोजें जो इसे आसान बनाते हों। 10वां, सिखाओ और आपको मिलेगा। देने की शक्ति। मेरे दोनों डैडी शिक्षक थे। मेरे अमीर डैडी ने मुझे एक सबक सिखाया जो जीवन भर मेरे साथ रहा है, परोपकारी बनने या देने की आवश्यकता। मेरे शिक्षित डैडी ने अपना बहुत सा समय और ज्ञान तो दिया, लेकिन पैसा कभी दान में नहीं दिया। वो आमतौर पर कहते थे कि जब उनके पास थोड़ा अतिरिक्त पैसा आ जाएगा तब वो दान देंगे, लेकिन जाहिर है कि उनके पास शायद ही कभी अतिरिक्त पैसा आया हो। मेरे अमीर डैडी शिक्षा के साथ साथ पैसे भी दान में देते थे। वो टाइदिंग या दशमांश दान में दृढ़ता से यकीन रखते थे। वो हमेशा कहते थे, अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको इसे पहले देने की जरूरत है। जब उनके पास पैसे की कमी रहती थी तब भी वो अपने चर्च या अपनी पसंदीदा परोपकारी संस्था को पैसे दान में देते थे। अगर मैं आपके साथ केवल एक ही विचार छोड़ सकूं तो वो विचार यही होगा, जब भी आप किसी चीज की कमी या जरूरत को महसूस करें तो आप अपनी मनचाही चीज पहले दे दें और इसके बाद ये ढेर सारी होकर आपके पास लौटेगी। ये पैसे, मुस्कान, प्रेम या मित्रता किसी भी चीज के बारे में सच है। मैं जानता हूं कि अक्सर इंसान इस काम को सबसे अंत में ही करना चाहेगा, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि इससे मुझे हमेशा फायदा हुआ है। मेरा विश्वास है कि आदान प्रदान का सिद्धांत सच है, इसलिए मैं वही चीज देता हूं जो मैं पाना चाहता हूं। मैं पैसे चाहता हूं, इसीलिए मैं पैसे देता हूं और ये कई गुना होकर लौटता है। मैं बिक्री चाहता हूं, इसलिए मैं कोई चीज बेचने में किसी दूसरे की मदद करता हूं और मेरी भी बिक्री बढ़ जाती है। मैं संपर्क बनाना चाहता हूं, इसलिए मैं संपर्क बनाने में किसी दूसरे की मदद करता हूं। जादू की तरह मेरे संपर्क भी बढ़ जाते हैं। मैंने बरसों पहले ये कहावत सुनी थी, ईश्वर को पाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंसान को देने की जरूरत है। मेरे अमीर डैडी अक्सर कहते थे, गरीब लोग अमीरों से ज्यादा लालची होते हैं। वो स्पष्ट करते थे कि अगर कोई आदमी अमीर है तो इसका मतलब है कि वो दूसरों को कोई मनचाही चीज प्रदान कर रहा था। मेरे जीवन में जब भी मैंने खुद को जरूरतमंद या पैसे की कमी या मदद की कमी महसूस करते पाया है तो मैंने अपने दिल को टटोला कि मैं क्या करना चाहता हूं, और फिर मैंने उसे पहले देने का फैसला किया। और जब जब मैंने दिया, ये हमेशा मेरे पास लौट कर आया। इससे मुझे एक कहानी याद आती है। एक आदमी जाड़े की ठंडी रात में जलाऊ लकड़ी हाथ में लेकर बैठा था। वो अंगीठी से चिल्लाकर कह रहा था, जब तुम मुझे थोड़ी गर्मी दोगी तब मैं तुम में लकड़ी डालूंगा। चाहे बात पैसे, प्रेम, खुशी, बिक्री या संपर्कों की हो, इंसान को बस यही याद रखने की जरूरत है कि अपनी मनचाही चीज पाने के लिए उसे पहले देना होगा। मैं क्या चाहता हूं और मैं इसे किसी दूसरे को कैसे दे सकता हूं, अक्सर ये सोचने भर से ही वरदानों की बौछार शुरू हो जाती है। जब भी मैं महसूस करता हूं कि लोग मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा नहीं रहे हैं तो मैं मुस्कुराने लगता हूं और हेलो कहने लगता हूं। जादू की तरह मेरे आसपास अचानक बहुत से मुस्कुराने वाले लोग जमा हो जाते हैं। ये सच है कि आपका संसार आपका ही आईना होता है। इसीलिए मैं कहता हूं, सिखाओ और आपको मिलेगा। मैंने पाया है कि सीखने की इच्छा रखने वाले लोगों को मैं जितना ज्यादा सिखाता हूं, मैं भी उतना ही ज्यादा सीखता हूं। अगर आप धन के बारे में सीखना चाहते हो तो इसे किसी दूसरे को सिखाएं। ऐसा करने पर आपके दिमाग में नए विचारों और फॉर्मूलों का सैलाब आ जाएगा। ऐसे समय रहे हैं जब मैंने दिया तो था, लेकिन कुछ वापस नहीं लौटा, या जो मुझे मिला वो नहीं था जो मैं चाहता था। ऐसे मौकों पर गहरे निरीक्षण और आत्म अवलोकन के बाद मैंने पाया कि मैं इन प्रकरणों में देने के लिए नहीं बल्कि पाने के लिए दे रहा था। मेरे डैडी ने शिक्षकों को सिखाया, इसलिए वो बेहतरीन शिक्षक बन गए।
मेरे अमीर डैडी हमेशा युवाओं को कारोबार करने का तरीका सिखाते थे। पीछे पलटकर देखने पर मैं पाता हूं कि अपने ज्ञान को उदारता से बांटने की वजह से ही वो ज्यादा चतुर बने। इस संसार में ऐसी शक्तियां हैं जो हमसे बहुत ज्यादा चतुर हैं। आप वहां अपने दम पर पहुंच सकते हैं, लेकिन उन शक्तियों की मदद से ये काम कहीं अधिक आसान हो जाता है। इसके लिए आपको तो बस इतना ही करना है कि आप उदार रहें और वो शक्तियां भी आपके प्रति उदार रहेंगी।